हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियनों के अणुसंख्या गुणधर्मों के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में 8 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था विलियन के प्रकार। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियाँ। कई विधियाँ थी हमने पढ़ी हैं। द्रव्यमान प्रतिशत हमने पढ़ा, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ा। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे विलियनों के अणुसंख्या गुणधर्मों के बारे में। विलियन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। विलियन कैसे बनता है? जब किसी पदार्थ को यानी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। तो पदार्थों के यानी विलियनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जितने ज़्यादा विलेय के कण होंगे उस गुण का प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा या कम होगा। जैसे हम बात करें परासरण दाब आपका अणुसंख्या गुणधर्म है, वाष्प दाब में अवनमन आपका अणुसंख्या गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। जैसे क्वथनांक उन्नयन है आपका, आप जब जल की बात करते हैं, साधारण जल की बात करते हैं, तो उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है। लेकिन जब उसमें आप कोई पदार्थ मिला देते हैं, कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, विलियन बन जाएगा। आपने नमक मिला दिया, नमक मिलाने पर अब उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, अब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा आप नमक मिलाएंगे उस विलियन का क्वथनांक उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी क्वथनांक जो है आपका वो कैसा गुण है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसलिए ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलियनों के अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने 4 हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। कई बार प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, पूछता है कि निम्न में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से इन चारों में से कोई एक होगा, बाकी 3 अलग होंगे, तो आप ऑप्शन लगा देंगे। कभी इस तरीके से पूछता है कि निम्न में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, बहुत बार पूछ चुका है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि आपके जो सामने 4 गुण लिखे हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, यही आपके क्या हैं? अणुसंख्या गुणधर्म है। इनके अलावा कोई अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो आप याद रखेंगे। तो हमने जाना कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। 4 आपके सामने हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, यही आपके सिलेबस में पूरा है। उससे पहले परासरण दाब सबसे पहले पढ़ेंगे हम। परासरण दाब से पहले हम जान लेते हैं कि परासरण क्या होता है। हम उससे पहले परासरण के बारे में पढ़ लेते हैं। और परासरण से पहले एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, विसरण। डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है? देखिए, आपके पास विलायक है कोई, जैसे हमने मान लिया पानी है आपके पास, जल है, इस जल में आपने कोई टुकड़ा डाल लिया जिसका कोई कलर है। किसी भी रंग का कोई टुकड़ा डाल दीजिए, लाल रंग का कोई टुकड़ा डाल दिया या पीले रंग का कोई टुकड़ा डाल दिया। अब क्या होगा? ये टुकड़ा यहां आ गया। अब इस टुकड़े से इस विलियन में चारों तरफ को रंग फैलने लगेगा स्वतः। कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया क्या होगी? अपने आप होगी। यानी इस यहाँ से जो रंग है वो पूरे विलियन में स्वतः जाने लगेगा। तो जो क्योंकि यहाँ जहाँ ज़्यादा आपका टुकड़ा डाला है, यहाँ कलर की सांद्रता, रंग की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, और बाकी में क्या है आपका? कम है।
यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह हो रहा है। यानी रंग जो है, रंग के कण वो यहाँ सांद्रता ज्यादा है और कम सांद्रता की ओर अपने आप जा रहे हैं। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। हम लोग लिख लेते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कणों का स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। यह आपका विसरण हो गया। उदाहरण क्या हो गया आपका, जल में किसी रंग का टुकड़ा डालने पर रंग विलयन में धीरे धीरे फैलने लगता है। तथा कुछ समय पश्चात संपूर्ण विलयन रंगीन हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, विसरण हो गया। अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह विसरण हो जाएगा आपका। इसके बाद हम पढ़ते हैं परासरण। जो बहुत महत्वपूर्ण है, ओस्मोसिस। देखिए, वैसे ही आपको लेना है कोई पात्र, लेकिन अब कंडीशन ये है कि बीच में आपको एक झिल्ली लगानी है, जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ऐसी झिल्ली से है जिसमें से केवल विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते। एक तरफ आपने भर दिया विलयन, विलयन आपने चाहे चीनी का बना के भरा, चाहे नमक का भरा के भरा, विलयन भरा है आपने, यानी अधिक सांद्रता है। एक तरफ आपने केवल विलायक भरा है, यानी कम सांद्रता होगी। ये क्या है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है। हम इसको पढ़ेंगे अभी आगे। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली को कहते हैं जिसमें से केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते। अब यहाँ क्या है आपका, अधिक सांद्रता है, इधर क्या है आपकी कम सांद्रता है, यानी इधर आपके क्या है, विलायक और विलेय दोनों के कण हैं, और इधर केवल किसके कण हैं, विलायक के कण। तो जो विसरण में क्या हो रहा था, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह हो रहा था, लेकिन परासरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह, प्रवाह कहाँ होगा, अब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होगा। यानी हमने अभी पढ़ा केवल किसके कण आर पार जा सकते हैं, विलायक के, केवल किसके कण जा सकते हैं, विलायक के। विलायक तो इसमें भी है, लेकिन इस इधर से इधर भी जाएंगे कण, लेकिन कम जाएंगे।
इधर ज्यादा आएंगे तो क्या हुआ, विलायक के कण यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह किसकी उपस्थिति में, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में परासरण कहलाता है। हम लोग लिख लेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में कम सांद्र विलयन यानी विलायक से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रभाव आपका क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। लेकिन ये किसकी उपस्थिति में होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में। विसरण में क्या था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह हो रहा था। अब परासरण आपका दो तरीके का होता है। परासरण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बाह्य परासरण, एक्सो ओस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस बाह्य परासरण। बाह्य परासरण का मतलब क्या है, जब अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर की तरफ परासरण हो रहा हो। देखिए जैसे जब अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डाला जाता है तब अंगूर सिकुड़ जाता है। क्या होता है, अंगूर है आपका, आप गाढ़े चीनी के घोल यानी चाशनी में डालिए तो क्या होगा, जो आपका अंगूर है वो सिकुड़ जाएगा। हुआ क्या यहाँ पर, अंगूर के अंदर जो पदार्थ भरा है उसकी सांद्रता क्या है, कम है, और जो बाहर गाढ़ा चीनी का घोल है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। और अंगूर की जो बाह्य परत है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी, तो अंगूर के अंदर से बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, परासरण हो जाएगा गाढ़े चीनी के घोल की तरफ। तो अंगूर के अंदर से जो जल के कण हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, चीनी के घोल में घुल जाएंगे और अंगूर क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़ जाएगा। ये क्या हुआ आपका बाह्य परासरण। यहाँ अंगूर की बाह्य कोशिका परत अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। दूसरा आपका है अंतःपरासरण। दूसरा है आपका अंतःपरासरण, एंडोस्मिस ओस्मोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें परासरण अंदर की तरफ होगा। क्या होगा,
आप किशमिश को पानी में डाल दीजिए। किशमिश क्या है, सिकुड़ा हुआ है, पानी में डालते हैं, कुछ समय बाद आप देखते हैं तो किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बाहर अंगूर के किशमिश के अंदर क्या है, गाढ़ा घोल है, गाढ़ा पदार्थ है, यानी सांद्रता क्या है, ज्यादा, और आपने किस में डाला है, पानी में। पानी की सांद्रता क्या है, कम है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी बाहर से अंदर की तरफ। और अंगूर की जो बाह्य कोशिका परत है वो किसका काम करेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी। तो जो पानी के कण है वो किशमिश के अंदर चले जाएंगे और किशमिश क्या हो जाएगी, आपकी फूल जाएगी। लिख लेंगे, किशमिश को जल में डालने पर बाहर से जल के अणु किशमिश के अंदर चले जाते हैं और किशमिश फूल जाती है। यहाँ यहाँ किशमिश की बाह्य कोशिका परत अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। यह आपका हो गया परासरण। परासरण क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रभाव, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में परासरण कहलाता है। परासरण दो तरीके का होता है, एक होता है आपका बाह्य परासरण, जब अंदर से बाहर की ओर परासरण हो रहा है तो बाह्य परासरण। एग्जाम्पल है, अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालेंगे तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अंगूर के अंदर से जो जल के कण है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। दूसरा है आपका अंतःपरासरण। अंतःपरासरण में क्या हो, जब बाहर से अंदर की ओर परासरण हो रहा हो, किशमिश को जल में डालेंगे तो जल के कण जो है बाहर से किशमिश के अंदर चले जाएंगे और किशमिश फूल जाएगी। तो ये हो गया आपका बाह्य परासरण। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अभी बताया भी मैंने आपको, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलय के कण आर पार नहीं जा सकते। विलायक के कण आर पार क्यों जा सकते हैं, विलय के कण आर पार क्यों नहीं जाते। विलायक के कणों का आकार छोटा होता है और विलय के कणों का आकार बड़ा होता है। तो ये इस तरीके की झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, यानी इसके जो छिद्र हैं वो बहुत छोटे हैं। केवल किसके कण आर पार चले जाएंगे, विलायक के, विलय के कण आर पार नहीं जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या है, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण आर पार निकल सकते हैं, परंतु विलय के नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, विलय के कण आर पार नहीं जा सकते। अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं आपकी,
एक तो होती है प्राकृतिक जो प्रकृति में मिलती है, एक होती है आपकी कृत्रिम जो बनाई जाती है। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और एक होती है आपकी कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये है आपकी नेचुरल और ये है आपकी आर्टिफिशियल। ऐसी झिल्ली लिख लेंगे, ये प्रकृति में पाई जाती हैं और ये आपकी प्रयोगशालाओं में बनाई जाती है। इसके उदाहरण है आपके, एक तो है अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है प्राकृतिक। अंगूर की बाह्य कोशिका परत, और एक बकरे का आमाशय आदि। ये क्या है आपकी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं। अंडे की झिल्ली, अंगूर की बाह्य कोशिका परत, अंगूर या किशमिश की बाह्य कोशिका परत, बकरे का आमाशय। और जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है श्लेष्मा युक्त श्लेष्मा जिलेटिन को कहते हैं श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला है Cu2FeCN6 Cu4। श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आपका हो गया श्लेष्मा, शायद गलत लिखा हुआ है, श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये आपके हो गई झिल्लियों के बारे में बात, अर्धपारगम्य झिल्लियों के बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आपका विसरण। विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर से होता है प्रभाव। उसके बाद परासरण, परासरण होता है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रभाव। और उसके बाद अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करी। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली को कहते हैं जिसमें से विलय के कण तो